तो आज की क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? तो आपको हम बताए थे, याद करिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब आप किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हो गए और उस छत पर से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका, जब आप ये ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते हैं तो जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की एक खास बात है। क्या खास बात है बोलिए? इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात कुछ ऐसे है कि यहां पर देखिए एक ही वेलोसिटी है, दैट इज ux, यानी इनिशियली आपके पास uy क्या है? 0, क्योंकि आप जब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो एक ही ना x डायरेक्शन में स्पीड है, y डायरेक्शन में तो कोई स्पीड नहीं है, तो uy क्या हो गया? 0। और ux किसके बराबर? कोई एक स्पीड u मान लिए, तो हम यहां पे कोई एक स्पीड क्या मान ले रहे हैं? u मान ले रहे हैं। अच्छा, ax क्या होगा? 0 होगा, x डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ay क्या होगा? g होगा, क्योंकि नीचे इसके हर एक बॉल का पैराबोलिक होने का जो टेंडेंसी है वो हुआ ही है इसी वजह से, क्योंकि ay किसके बराबर है? ग्रेविटी के बराबर, g के बराबर। और ये अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग h है और ये r है, sx क्या हो गया? r के बराबर, sy किसके बराबर? h के बराबर। और टाइम जो लगेगा यहां पर एक ही टाइम है t, दो टाइम लगेगा क्या? अरे बॉल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता तब ना, ये तो खाली ऊपर से नीचे आ गया, तो एक ही टाइम लगेगा t। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछे। ये बिल्डिंग है, इसको थोड़ा सुंदर बिल्डिंग बना देते। ये बिल्डिंग है, नहीं बिल्डिंग है, अलग अलग तल्ला है बिल्डिंग में, ये अलग अलग फ्लोर है, घर का बालकनी है, खिड़की है, सब बना हुआ है, और नीचे उसका घर है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का छत पर से फेंका, छत पर थोड़ा रेलिंग भी बना दे, नहीं तो गिर जाएगा ना आदमी। रथ छत पर से, बॉले बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से बॉल फेंका, ठीक है, बन गई। अरे ऐसे आप लोग लिखिए, आप ये फोटो पे ध्यान दे रहे हैं, लिखने पर ध्यान दीजिए। बना दिए? अब सबसे पहला चीज हम लोग को क्या निकालना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज इज, अब देखिए, क्या हम लोग Sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं Sx लिखे हैं तो सब में uxt ये सब भी लिखना होगा। आप ऐसा लिखिए, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अच्छा बताइए ax का वैल्यू क्या है? तो ये तो खत्म हो गया, यानी जो आपका Sx है उसको मैंने r माना था, और ये ut के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी यहां से आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां से लिख पाएंगे t इज इक्वल टू x बाई यू, r माने x माने रेंज लिख दिए, r भी लेके चलिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी ले सकते हैं। r को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। x मतलब x डिस्टेंस, x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। डन? यहां तक कोई डाउट? अब y डिस्टेंस में कितना ट्रैवल किया है उसको भी चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आइए, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपने uy को क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। uy 0 होगा, y इज इक्वल टू क्या लिखाएगा? हाफ ay कितना है? g है, और t की जगह पे क्या मैं ये लिख दूं? x बाई यू लिख दूं। देखिए लिख सकते हैं क्या? x बाई यू का होल स्क्वायर। अब देखिए y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा ना, ये आएगा g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दिया? यानी आपके पास एक्सप्रेशन आ गया y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है, सम कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है, देखिए तो, where k is what? Where k is equal to g by
2u². This is the equation of parabola. This is the equation of parabola. और यहीं से मुझे पता चला क्या कि ये जो बॉल है वो कैसे आएगा, एक पैराबोलिक पाथ लेगा. कैसा पाथ लेगा? पैराबोलिक पाथ लेगा. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. डन? कोई दिक्कत? इससे हमको पता चल गया कि ये कौन सा पाथ लेगा, पैराबोलिक पाथ लेगा. डन? अब चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की ओर. अब चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की ओर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहीं निकल जाता, पर फिर से इसको लिखना पड़ेगा. इसी इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, पर हमें ये प्रूफ करने चला गया कि ये जो रास्ता है ये कैसा है, पैराबोलिक नेचर का है. तो ये यहां से जो ऐसे ही गया था ये कंफर्म हो गया कि ऐसे ही जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फॉलो कर रहा है. क्लियर? चले आगे. और ऐसे भी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं ना. दिस इज ओनली कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. जहां पे एक्स और वाई हो पर टाइम नहीं हो, तो अगर हॉरिजेंटल इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये वाला डब्बा बनेगा? नहीं बनेगा. दिस इज द डब्बा फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. तो लिख दीजिए इसके बगल में, दिस इज ओनली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अबे नीचे दिख रहा है, देखो तो, फॉर दी, यहां दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. क्लियर? बढ़े आगे, टाइम निकालें. चले आगे. टाइम देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना समय लगेगा उसको नीचे आने में, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. ऑलरेडी निकाल चुके हैं. y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यू वाई 0 होगा, ये हो गया कैपिटल H, ये आएगा हाफ ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, g टी स्क्वायर. यहां से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. और यही t जो है, जिसको मैंने कैपिटल T भी बोल रखा है पीछे, ये t क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी. और ये फॉर्मूला किसका हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया. दी फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है? अब अगर मुझे रेंज निकालना है तो क्या करना होगा, तो रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए थे, याद है? रेंज लिखे थे ना, आर इज इक्वल टू क्या लिखे थे, आर इज इक्वल टू यू टी. बस जो टाइम निकालना है उसको अगर यहां पुट कर देंगे तो आर भी आ जाएगा. टाइम ऑलरेडी अब हम लोग निकाल चुके हैं. तो आप रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, रेंज क्या होगा, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू टी. आर इज इक्वल टू यू ऐसे ही छोड़ दीजिए, टाइम के जगह पे अभी आपने देखा ना क्या लिखे थे, 2h बाई जी. आर इज इक्वल टू यू टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. डायरेक्टली आप इस सारे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और इससे आपका आंसर आ जाएगा. डन? कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए आपसे क्या पूछता है, क्या पूछता है उसको देखिए, ये वाला मिटा रहा हूं. क्या पूछता है, जब मेरा प्रोजेक्टाइल किसी एक पॉइंट पर पहुंच गया था, अगर यहां से आप फेंके हैं यू से, तो थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कुछ चेंज होके भी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. ये भी दो चीजों से मिलकर बना होगा ना, एक बना होगा Vx और एक बना होगा Vy.
अगर मैं Vx और Vy निकाल लूं और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूं तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। आर वेक्टर आप क्या पढ़े थे? आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर तो थीटा क्या है? 90 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच में, तो ये वाली क्वांटिटी कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये खत्म हो गया, तो आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को अभी यही करना है। क्या करना है? हम लोग को अभी यही निकालना है। कुछ गड़बड़ हुआ ना, जे गायब हो गया। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है? हम लोग को भी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे निकालेंगे देखिए। Vx Vx तो u के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जिस स्पीड से फेंके होंगे उसी स्पीड से जा रहा होगा, तो ux तो u के बराबर है। लेकिन जब हमें Vy निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? uy प्लस ayt निकालेंगे। Vy इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया? 0, ay के जगह पर g, और ये t लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? तो Vy ये आ गया। हम लोग को निकालना था v इज इक्वल टू क्या निकलेगा? Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Vx Vy कॉस ऑफ 90 डिग्री। जब आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। आपके पास v इज इक्वल टू क्या बच गया? अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। v इज इक्वल टू, यानी v क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। v क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट, ये तो सेम है तो इसको u लिख दिया तो ये u स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या है? gt का होल स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। और ये क्या होगा आपका? ये क्या हुआ आपका? फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर? एट एनी इंस्टेंट क्या होगा आपका? ये एट एनी इंस्टेंट आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। डन। ठीक है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, सवाल में मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा, क्या पूछा? ये वाला एंगल अगर हम मान रहे हैं कि यहां पे ये एंगल बीटा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना होगा? मान लीजिए सवाल पूछ लिया, तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ लिया कि जब ये पर्टिकुलर टाइम t माने 5 सेकेंड, सपोज करिए 10 सेकेंड इसको लग रहा है नीचे आने में, जब बॉडी 5 सेकेंड पे था उस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है? हर टाइम पे एंगल बदल रहा है ना, देखिए यहां तो अलग एंगल है, हर टाइम पे अलग एंगल बदल रहा है। वो एंगल कितना होगा? वो एंगल कितना होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। लिख दीजिए हेडिंग डाल के, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो क्या होगा? हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक टाइम पे ये आपका v वेक्टर है, ये आपका Vx है, और यहां पे कौन है? Vy है। ये एंगल क्या है? हमने इस एंगल को क्या माना है? बीटा माना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है? Vy। बेस कौन है? Vx। Vy अभी आप कितना निकाले थे? gt, और Vx कितना है? तो tan बीटा किसके बराबर हो गया? तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स gt बाई, छोटा सा फॉर्मूला है पर पूछ ले और ना बताया जाए तो आप कहेंगे अरे सर ये कहां से आ गया,
ऐसा तो सर आप कुछ कराए ही नहीं थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। लेकिन नहीं कराएंगे तो आप कहेंगे कि सर अरे ये तो बताया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, हम लोग को तो पढ़ाया ही नहीं गया था ये सब, क्योंकि अपना ब्रेन आप लोग लगाते नहीं है। उसमें आप लोग का भी गलती नहीं, रहना भी चाहिए। चलिए एक लास्ट चीज और पूछता है। क्या पूछता है कि ये हमारी बिल्डिंग थी, अच्छा ही बन गया बिल्डिंग, नहीं क्या छोड़िए, ये हमारी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग पर से आपने गेंद को नीचे की ओर फेंका था। जिस टाइम पे ये गेंद जमीन से टकराया, जो गेंद यहां से चला था, जिस टाइम पे जमीन से टकराया, अब ये टकराते वक्त डायरेक्टली ऐसे भी ऐसे नहीं गिरा होगा, ये डायरेक्ट ऐसे गिरा होगा, हो सकता है। अगर ऐसे गिरा है तो इसका एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन, जब ये जमीन पर टकराया है तो इसका कुछ स्पीड ऐसे रहा होगा, ये भी इधर क्या रहा होगा, Vx इधर क्या रहा होगा, Vy। आपसे कह रहा है कि ये वाला भी बताओ, जब ये जमीन पर टकराया होगा उस टाइम इसकी स्पीड क्या रही होगी। लॉजिक तो सेम है, जो भी थोड़ी देर पहले किए थे, अभी बीच में किए थे, अभी वो कहां पूछ रहा है, फाइनल पॉइंट पे पूछ रहा है। बन जाएगा, कोशिश करने से बनेगा। ये आपसे पूछा है, तो क्या क्या पूछा है, लिखा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड में टकराया है तो उसका स्पीड कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करना होगा, वापस से ये तो सेम रहने वाला है u ही, तो Vx तो सेम ही रह जाएगा, तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u, पर Vy क्या करना पड़ेगा, इस बार Vy निकालना होगा। तो Vy कैसे निकालेंगे, Vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, gt या ayt, कौन सी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ये क्वांटिटी खत्म हो गई, तो Vy कितना बच गया, Vy बच गया g, और t क्या पढ़े थे 2hy g के बराबर। इसको जब आप सॉल्व किए तो आंसर आ गया Vy इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, सॉरी Vy इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और अब आपको क्या निकालना है, v निकालना है। v इज इक्वल टू क्या होगा, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का, इसके आगे नहीं लिख रहा, प्लस 2ab cos थीटा 90 होगा, 0 हो जाएगा, वो सब नहीं लिख रहे। v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है u का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh का होल स्क्वायर, और यहाँ से v निकालेंगे अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉल व्हेन हिटिंग द प्रोजेक्टाइल। h के टर्म्स में क्यों लिखे, क्योंकि जब वो हिट करेगा तो आपको ये पता रहेगा ना कितना हाइट का बिल्डिंग है, तो ये आपको पता रहेगा, तो इसलिए ये आपको पता रहेगा, तो इसलिए ये h पता रहता है। g आप जानते हैं, u से तो ये चला ही है, तो u भी पता है, g भी पता है, h भी पता है, तो इसे निकाल लेंगे। और अगर टाइम पता रहेगा कितना टाइम में हिट किया है, तब तो यही gt का वैल्यू में टाइम पुट कर दीजिएगा, और जो पहले निकाले थे u प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, उससे भी निकाल लेंगे। बस पता होना चाहिए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो ये भी फॉर्मूला से निकलेगा। ऐसा नहीं कि उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट पूछा है। अगर मैं पता कर लूं कि ग्राउंड पर ही कितने समय पर टकराया है, तो वो टाइम वाले से भी निकलेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं पता है तो फिर किससे निकालना होगा, ये हाइट वाले से। यहां पे जाके आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समाप्त हो गया, डन। अब दो बातें रह गई। पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब एक ऑब्लिक कोलिजन में एक बात हम भूल गए थे बताना, तो वो वापस से उस थोड़ा टॉपिक को लिखिए। ऑब्लिक कोलिजन में एक टॉपिक रह गया है, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में दो टॉपिक एक्चुअली रह गया था। एक क्या रह गया था, एट एनी इंस्टेंट स्पीड कितना होगा, जैसे इसका निकाले ना, उसका निकाले हैं नहीं निकाले,
कि एट एनी इंस्टेंट स्पीड क्या होगा, तो एक वो निकालना है और दूसरा निकालना है कि अगर थीटा वर्टिकल के साथ दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है। तो बस 90 माइनस थीटा करके लिखना है, उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे लेकिन वैल्यूज लिख लीजिएगा एक जगह। तो मान लीजिए वर्टिकल के साथ दिया, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला काम हम लोग को कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये तो हम लोग निकाल चुके, हम लोग को निकालना है कि वो जो एंगल है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब अब किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक XYZ टाइम पर आपसे कह रहा है कि बताओ क्या होगी वेलोसिटी। पहले डायग्राम समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए कि इनिशियली बॉल U से फेंका गया है और ये इसका एंगल है। किसी एक टाइम पर यहां पर इसका स्पीड क्या रहेगा, कुछ भी रहेगा। यहां पर भी दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा Vx और एक आएगा Vy, आएगा ना जी। Vx में कोई परिवर्तन आएगा, Vx चूंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये ऑलवेज u cos थीटा होगा, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, u cos थीटा, यानी ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और इसका एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा के बराबर। तो ये कुछ डायग्राम आप उसके नीचे बना लीजिए और यहाँ एक और चीज लिख लीजिए, ये Vx लिखिए, ये ux है। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, Vy निकालना है। पहले यहां तक आप लिखिए, क्या बोले, Vy निकाल लेते हैं, उसका सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, ये फोटो बना लिए। अब Vy निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, uy प्लस ay इंटू टी। तो Vy क्या लिखिएगा, Vy होगा uy किसके बराबर, uy u साइन थीटा के बराबर, और ये माइनस gt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखिए तो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और वेलोसिटी कहां जा रहा है, ऊपर एक्ट कर रहा है, तो माइनस gt लिख दिए, कोई दिक्कत। एक बार मुझे अगर Vx और Vy मिल गया तो फिर क्या लगा देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर। ठीक है, आप Vx और Vy लिख लिए है ना, मैं अगले स्लाइड पर जा रहा हूं। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट Vx है u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Vy है u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, ये आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा a स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u g t साइन थीटा। देखिए तो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाए हैं, लिखे हैं सही। अगली लाइन पर भी क्या लिखेंगे, अंडर रूट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक चीज यहां पर आपको दिखाई देगी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं u स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने क्लास 10th में जब आइडेंटिटी पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि u स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई, ये क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। और अगर ये क्वांटिटी 1 हो गई तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt
साइन ऑफ थीटा। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। आप जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे थे तो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। चूंकि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है तो एक एक्स्ट्रा टर्म खाली क्या ऐड हो गया, -2u/gt साइन थीटा। अगर थीटा को यहां पे आप क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा, इनिशियल एंगल को क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यही तो आप पहले भी निकाले थे ना। अच्छा यहां तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसी टाइम पर आपसे पूछ ले कि सर ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, पूछ सकता है ना। अगर ये पूछेगा तो आपको क्या लिखना होगा, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी होल डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा, और ये आपका क्या निकल कर आ गया, tan बीटा का फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्लियर हुआ। यहां तक कोई डाउट, लिख लिए। आखिरी टॉपिक, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब दिस चैप्टर मतलब प्लेन, फिर रिलेटिव मोशन भी पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। अब देखिए ये वर्टिकल के साथ जब इसको क्या किया गया है, फायर किया गया, तो क्या होगा देखिए। पहले प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। ये आपका प्रोजेक्टाइल है। अभी तक हम लोग थीटा हमेशा किधर मानते थे, ये वाला मानते थे। इस बार थीटा कौन सा दिया हुआ है, इस बार थीटा दिया है, अगर स्पीड इस बार u यहां पर है तो थीटा इस बार कौन सा दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। डन। अब सारा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं और उस फॉर्मूला में धीरे धीरे करके चेंज कर देंगे। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था क्या, यू स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। इसी में मैं क्या करता हूं, यू स्क्वायर साइन, अब इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा बाई 2g। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जब एंगल वर्टिकल से दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये पहला फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलें आगे, टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट, और आपको क्या निकालना है, रेंज। तीन और चीज रह गया। टाइम ऑफ एक्सेंट TA, टाइम ऑफ एक्सेंट, एसेंट ACCE, क्या है एसेंट का स्पेलिंग, ASCENT। इसको हम लोग TA के नाम से जानते थे, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, TA इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी नहीं पढ़े थे, टाइम ऑफ एसेंट आधा है ना, तो u साइन थीटा। अब यहां पर थीटा किस में कन्वर्ट हो गया है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी।
और इस हिसाब से टी ए अब क्या आ जाएगा, u cos थीटा बाई जी। आपका जो फॉर्मूला था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। लगे हाँ, तो यहीं पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये किसके बराबर, कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल टी, ये था ना। तो कैपिटल टी इसी को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। ये भी क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब लास्ट रह गया रेंज ऑफ फ्लाइट। तो रेंज देखिए, रेंज ऑफ फ्लाइट, रेंज का फॉर्मूला क्या था, r वॉज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा बाई जी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, r इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही। तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये क्यों ऐसा हुआ, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। याद करिए, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेम रेंज निकाला था, याद करिए। मैंने कहा था ना 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे रेंज क्या होगा, सेम होगा। 45 डिग्री सेम, 15 डिग्री 75 डिग्री दोनों का रेंज सेम। तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज तो सेम ही आएगा। एक क्वेश्चन करवाए थे, आपको याद होगा तो करवाए थे ना क्वेश्चन कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेंज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये एक आपको करवाए थे, अगर याद नहीं है तो देखिए एक बार, जरूर से करवाए थे। डन। यहां पे जाके आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल पार्ट 100% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्रोजेक्टाइल में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अगर बोलिएगा तो यहां पे भी आपको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी निकाल देंगे, पर साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे लिखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। तो ये जब सॉल्व किए थे तो क्या आया था, ये आया था ना यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इसमें क्या पुट कर दीजिएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। यहां पर कॉस हो जाएगा और यहां पर साइन हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन। बस तो बस जहां साइन थीटा है उसको कॉस थीटा करना है, जहां कॉस थीटा है उसको साइन थीटा करना है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का भी सवाल आपसे पूछ लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर वर्टिकल से भी पूछ लिया तो बस जहां साइन थीटा उसको कॉस कर दीजिएगा और जहां कॉस है वहां साइन कर दीजिएगा। तो ये भी आपका काम हो गया। डन। इससे लगभग प्रोजेक्टाइल में, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि दुनिया का जितना सवाल है वो मैंने आपको करवा दिया है, वो तो किसी टीचर के लिए संभव भी नहीं है कि दुनिया का सारा सवाल करवा दें, पर उतना जरूर आपको हम सिखा दिए हैं कि अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा तो अब आप उसका आंसर देने के पोजीशन में रहेंगे, अगर आप इसको घर पर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे प्रोजेक्टाइल आपका पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक रह गया, दो नहीं एक छोटा टॉपिक रह गया है, दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। आप याद करिए जब मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़े थे तो पूरा 1D पढ़ने के बाद लास्ट में क्या टॉपिक पढ़े थे, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और पुलिस चोर वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब यहां पे 2 डायमेंशन में, माने रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू 2 डायमेंशन कैसा होता है, माने बारिश हो रहा है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा होता है। देखिए कई बार छाता अपन सेट करते हैं कि कहां रखेंगे तो भीगेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बारिश में भी कई बार हवा चलती रहती है। तो अब ये बारिश का वेक्टर है, रेन वेक्टर। अब रेन वेक्टर में एक स्पीड ऐड हो गया, तो बारिश जो ऐसे पड़ रहा था अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो तुम छत्ता कैसे रखोगे कि ये तुम नहीं भीग पाओगे। तो माने तुमने छत्ता ऐसे डाल दिया ऐसे, तो अब तो तुम नहीं भीग रहे हो। लेकिन अगर मानो तुम वॉक करने लग गए तो अब ये भी स्पीड में है, तुम भी स्पीड में हो, तो ये तो 2 डायमेंशनल है।
तुम वन डायमेंशनल हो तो तुमको तो अपना बुद्धि लगाना होगा ना। तो आप तो मान लीजिए आदमी है, बुझ जाएगा, ऐसे किए थे तो भीग रहे थे तो ऐसे कर लिए। लेकिन सवाल तो ऐसे नहीं होगा, सवाल में तो बाकायदा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या होता है, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, आप छत्ता पकड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि ऐसे रखे थे तो भीग रहे थे, थोड़ा ऐसे कर लिए तो बच गए। तो आप अपना बुद्धि से कर लिए, लेकिन सवाल में तो बुद्धि नहीं लगेगा, वहां तो बाकायदा कैलकुलेशन करके निकालना होगा। एक वो। दूसरा, कभी अगर बाई चांस आप कलकत्ता गए हो या कोई नदी क्रॉस किया हो जहाज से, नाव से, कभी ऐसा मौका लगा है कि आपने नदी क्रॉस किया हो जहाज से? हावड़ा जाइएगा, हावड़ा में जेटी चलता है, जेटी माने वो फेरी वाला जो इस साइड से उस साइड पहुंचाता है, हावड़ा टू कलकत्ता, कलकत्ता जाने के लिए। तो अगर देखिएगा आपका बोट यहां लगा रहेगा और आपका जो डेस्टिनेशन है ठीक उस तरफ है, लेकिन गंगा नदी ऐसे बह रही है। तो अगर वो सीधा जाने की कोशिश करेगा तो गंगा बहा के उसको वहां ले जाएगी, तो अपना जो उसका स्टॉपेज है उससे तो दूर चला गया। तो वो लोग क्या करता है, ऐसे जाता है ताकि वो बढ़ा इधर और गंगा बहा के उसको क्या कर दी, जगह पर ले आई। बात समझ में आ रहा है? ये भी तो वेक्टर है ना, टू डायमेंशनल, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन, और रिलेटिव वेलोसिटी है क्योंकि नीचे भी पानी है, आप भी एक स्पीड में चल रहे हैं, नदी एक स्पीड में बह रही है, दो स्पीड हो गया, दो स्पीड हो गया माने रिलेटिव मोशन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कहां पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में। दो ही केस है, रेन वाला, रेन प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम, बस इतना ही दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना और इससे आपका चैप्टर उसके बाद एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी तो इसी में पढ़ना है। नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है, वो उसमें है शायद, एक मिनट देख लेता हूं। इसी में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी तो टू डायमेंशनल मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो 2D लगता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो भी एक टॉपिक है, अभी लगेगा 1-2 दिन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। 2 दिन और लगेगा, एक दिन रिलेटिव मोशन और एक दिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।